वेक्टर्स पढ़ रहे थे हम लोग। वेक्टर्स में लास्ट टर्न पे डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, ठीक। डॉट प्रोडक्ट में लास्ट क्या लिखा था तुमने? प्रोजेक्शन। तो अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर क्या है अमन? लास्ट लेक्चर नंबर क्या था? 11 था 12 था? 12 था, कंफर्म। तो लेक्चर नंबर 13, लेक्चर नंबर 13 पढ़ना है हम लोग को। क्रॉस प्रोडक्ट को डिटेल में पढ़ना है, फिर उसके बाद कैलकुलस वगैरह पढ़ेंगे क्वेश्चंस करने के बाद। तो पहले लगा सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट, लगा दो इन्हें। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे दिखाते हैं? ये वेक्टर ए हो गया, ये हो गया वेक्टर बी, दोनों के बीच एंगल हो गया थीटा। तो इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करूंगा मैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, हम करो, और साथ में आएगा साइन ऑफ एंगल थीटा। यहां तक वेक्टर नहीं है, स्केलर है। वेक्टर बनाने के लिए यूनिट वेक्टर एन कैप, तो हमने डिस्कस किया था कि ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, जहां एन कैप की डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल बोल देते हैं उसको, राइट हैंड थंब रूल भी बोल देते हैं कभी कभी। तो राइट हैंड स्क्रू रूल हम यूज करते हैं। मैक्सवेल्स राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं। अभी राइट हैंडेड स्क्रू रूल का मतलब क्या होता है समझ लो। जब भी तुम्हें कोई नट बोल्ट या स्क्रू खोलना है, ज्यादातर स्क्रू कैसे होते हैं, उनके थ्रेड्स जो होते हैं या नट बोल्ट जो होते हैं, जो थ्रेड्स होते हैं वो एक तो होते हैं राइट हैंडेड, एक होते हैं लेफ्ट हैंडेड। तुमने कभी अगर गौर किया हो, ऑब्जर्वेशन तुम्हारा स्ट्रांग रहा हो, तो जब मिक्सी में वो अंदर जो ब्लेड है उसको खोलनी होती है तो हमें अजीब सा लगता है क्योंकि उल्टा घुमाने पर खुलती हो। इवन इस पेन की बात करें तो इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो बंद होएगा और ऐसे घुमाऊंगा तो खुलेगा। तो ये इसमें ऐसा क्यों है? इसमें लेफ्ट हैंडेड थ्रेड है, इनको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड थ्रेड। उल्टा घुमाने पर ऐसे करूंगा तो बंद होगा, तो राइट हैंडेड थ्रेड नहीं है। तो राइट हैंडेड थ्रेड जिसमें ज्यादातर होते हैं उसमें क्या होता है, ऐसे घुमाएंगे तो ऊपर मूवमेंट होगा, ऐसे घुमाएंगे तो नीचे मूवमेंट होगा। जैसे कि नल खोलते हैं ऊपर मूवमेंट होता है, नल बंद करते हैं नीचे मूवमेंट होता है। वाल जाके रबड़ का जो वाशर है वो सीट पर बैठता है और पानी जाना बंद कर देता है। इसमें उल्टा है, तो इसमें लेफ्ट हैंड रूल काम करेगा। ऐसे घुमाऊंगा तो खुलेगा, ऐसे घुमाया मैंने तो खुला, ऐसे घुमाऊंगा तो बंद होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में राइट हैंड स्क्रू रूल काम करता है। हमें इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। बेसिकली इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, सब हेडिंग प्रॉपर्टीज। क्रॉस प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सिमेट्री में अगर हम चलें तो हमने जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव, ये तीन लॉ फॉलो करते हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। कम्यूटेटिव होने का मतलब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, डिस्ट्रीब्यूटिव होने का मतलब ए डॉट ब्रैकेट में बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये रूल फॉलो करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ये सब फॉलो नहीं करता। और उसमें एक और होता है एसोसिएटिव, तो ये अलजेब्रा में तुमने रूल्स पढ़े थे तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली प्रूव भी कर सकते हैं, पर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते। तो ये तो फॉलो नहीं करता, तो हम पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे, इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। इट डज नॉट, ओबे भी लिख सकते हैं, फॉलो भी लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज A क्रॉस B is not equal to B क्रॉस A, इसको ओबे नहीं करते। दूसरा, अगर तुम इससे एंगल निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं,
जैसे वहां से cos थीटा निकाला था हमने a डॉट बी अपॉन ए बी, यहाँ पे भी एंगल निकाल सकते हैं, बस डायरेक्शन को हटाना पड़ेगा यूनिट वेक्टर एन कैप को। दूसरी प्रॉपर्टी तो लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू, जैसे अगर मैं यहाँ खाली मैग्नीट्यूड लूं a क्रॉस b का, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ही होगा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, और वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ए बी साइन थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड टू साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। तो हम यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, टेबल में देखकर वैल्यू निकल जाएगी। तीसरा, यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमें सीखना है, आई कैप जे कैप के कैप, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो कोई वेक्टर दे रखा है x y z कंपोनेंट्स की फॉर्म में, तब मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट कैसे निकलेगा वो हमें आना चाहिए। तो उसके लिए तुम लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स में हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर i क्रॉस i निकालना है, जैसे किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ लिया जाए, a का क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ, तो a क्रॉस a, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू a, और कोई वेक्टर खुद के साथ एंगल बनाएगा 0 डिग्री, साइन 0 आ जाएगा, साइन 0 0 होता है, तो i क्रॉस i अगर मैं निकालता हूँ 1 into 1 into sin 0 into n cap, which is simply 0, क्योंकि 0 से कोई भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुई 0। तो 0 लिखने की बजाय लिखेंगे 0 वेक्टर, बिकॉज दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट कभी भी स्केलर नहीं हो सकता, वो क्या होगा, वेक्टर ही होगा, इसलिए 0 वेक्टर की जरूरत हमको पड़ती है। तो 0 वेक्टर। सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट में उल्टा होता है, यहाँ पे वहां 1 मिला था हमको, यहाँ 0 मिल रहा है, j क्रॉस j k क्रॉस k, सेम लॉजिक से 0 हो जाएंगे। बाकी का क्या होगा, बाकी की बात करते हैं, i क्रॉस j, इसका क्या होगा। तो इसके लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम हम फॉलो करते हैं, ये क्लॉकवाइज सिस्टम फॉलो करते हैं, i j k ऐसे मैंने लिखा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट पता करने के लिए जब भी मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो रिजल्टेंट होगा तीसरे के बराबर पॉजिटिव में, और जब भी मैं उल्टा चलूंगा एंटी क्लॉकवाइज तो किन्हीं दो का माइनस में तीसरे के बराबर होगा। तो आई क्रॉस जे अगर मैं लिखता हूं तो के कैप आया कैसे, लॉजिक ये है, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच का एंगल, दोनों परपेंडिकुलर है, साइन 90, और एक यूनिट वेक्टर जो किससे मिलेगा, राइट हैंड रूल से मिलेगा। अगर मैं एक्सेस बनाकर दिखाता हूँ, आई कैप इधर होगा, जे कैप इधर होगा, के कैप इधर होगा, तो अगर हम आई क्रॉस जे निकालना चाहते हैं, राइट हैंड रूल लगाए आई क्रॉस जे, तो के कैप पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अलोंग यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर, तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अलोंग यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर क्या कहलाता है, के कैप। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप। तो ये एन कैप की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, के कैप, बाकी सब तो 1 हो जाएगा, इस लॉजिक से आता है। बाकी हम डायरेक्टली लिखने लग जाते हैं क्योंकि हमें पता ही आ रहा है। तो सेम लॉजिक से अगर मैं लिखता हूँ जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के हो जाएगा आई कैप। सेम लॉजिक से लिखता हूँ के क्रॉस आई, तो हो जाएगा जे कैप। पर जैसे मैं ऑर्डर रिवर्स करूंगा, जो भी अभी हमने पढ़ा था, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि माइनस बी क्रॉस ए के बराबर, ऑर्डर रिवर्स करते ये सब नेगेटिव हो जाएंगे, यानी अगर मैं पता करता हूँ j क्रॉस i देन इट इज माइनस k कैप, उल्टा जाना पड़ रहा है मुझे j क्रॉस i के लिए, एंटी क्लॉकवाइज, k क्रॉस j इट इज माइनस i कैप, i क्रॉस k इट इज माइनस j कैप। तो लॉजिकली ऐसे हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं यूनिट वेक्टर्स का। अब इससे हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं, जैसे वहां डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था। फॉर्मूला क्या था कि वेक्टर ए है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, वेक्टर b है
इसी फॉर्मेट में, कंपोनेंट फॉर्मेट में हमको दिया हुआ है। तो उनका डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलता था x bx plus ay by plus az bz। वैसे यहाँ फॉर्मूला कैसे मिलेगा, और उसको मैट्रिक्स मेथड से, डिटरमिनेंट मेथड से, कौन सा मेथड, मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट मेथड से, जैसे इक्वेशन इन टू वेरिएबल तुमने छोटी क्लास में सॉल्व की थी, वो तरीका हम कैसे लगाते हैं शॉर्टकट, दोनों चीज सीखेंगे। इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी रिक्वायर्ड है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो फैमिलियरिटी बढ़ जाएगी, तुम्हें आसान लगने लगेगी। अगली प्रॉपर्टी नंबर डाल के लिखोगे, इफ a equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap and b equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap, ये दिया हुआ है। देन अगर मैं पता करना चाहता हूं a क्रॉस b, तो इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन होगा ax bx I क्रॉस I प्लस ax by I क्रॉस j। सिमेट्रिकल टर्म्स चलेंगे, सिमेट्री से हम डायरेक्ट रिजल्ट तो लिख सकते हैं, पर प्रैक्टिस के लिए लिखना चाहिए पूरा ax bz I क्रॉस k। ऐसे 9 टर्म्स आएंगे हमारे पास। जैसे ax को तीनों से मल्टीप्लाई किया, वैसे ay को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ay bx j क्रॉस I, ay by j क्रॉस j, ay bz j क्रॉस k। ऐसे आएगा az bx k क्रॉस I, az by k क्रॉस j, az bz k क्रॉस k। फिर इसमें जानते हैं 9 में से 3 टर्म तो जीरो हो जाएंगे, जिसमें I क्रॉस I, j क्रॉस j, k क्रॉस k आ रहा है। बाकी 6 बचेंगी। अब बाकी 6 जो बचेंगे उसके लिए लॉजिक क्या चलेगा, लॉजिक ये चलेगा कि ये टर्म तो जीरो हो गई, ये जो बचेगी ax by, इसके साथ मेरे पास बचेगा I क्रॉस j को मैं लिखूंगा k क्या, ax bz जो बचेगा, क्योंकि I क्रॉस k है, I क्रॉस k में हम उल्टा चले गए, रिवर्स चले गए तो माइनस का साइन आएगा, ax bz j का। ऐसे ही हर लाइन में दो टर्म बचेंगी। जैसे अगली लाइन में कौन सी बचेगी, अगली लाइन में बचेगी ay bx j क्रॉस I उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जा रहे तो ये वाली होगी माइनस k क्या। कैसे पता चल रहा है उल्टा जा रहे सीधा जा रहे हैं, ऐसे लिख के देख सकते हैं हमेशा I j k, एरो बना के j क्रॉस I में उल्टा गया तो कट गया। फिर ये वाली टर्म ay bz और j क्रॉस k में सीधा चलेंगे हम तो प्लस रहेगा ay bz j क्रॉस k, ये हो जाएगा I के बराबर। फिर तीसरी रो में अगर जाते हैं तो az bx k क्रॉस I सीधे जा रहे हैं, प्लस रहेगा az bx और ये प्लस में हो जाएगा k क्रॉस I में j हो जाएगा। फिर az by k क्रॉस j में उल्टा चलेगा तो माइनस बनेगा az by k क्रॉस j माइनस I। तो तुम देखोगे तो एक सिमेट्री तुमको मिलेगी, और सिमेट्री अगर है कहीं पर तो काम आसान हो जाता है हमारे लिए, एक बार सिमेट्री समझ में आ जाए। तो फाइनल फॉर्मूला जो मिला इससे हमको, जो I वाली टर्म है उनको मैं एक ही जगह ले आऊंगा। तो I वाली टर्म मेरे पास कौन सी है देखोगे, ये I वाली टर्म है जो पॉजिटिव है, और ये I वाली टर्म है जो नेगेटिव है। हम जब भी लिखेंगे लिखते हो A वाली टर्म को पहले, B वाली टर्म को बाद में। तो मैं लिखूंगा ay bz माइनस az by टाइम्स I कैप प्लस, अब j वाली टर्म की बात करते हैं। ये j में पॉजिटिव है और ये j में नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वाली टर्म है az bx
माइनस ए एक्स बी जेड। तुम देखो सिमेट्री है, ए के साथ जेड लगा दो, बाद में फिर बी के साथ जेड लगेगा, जे कैप। और जो तीसरी टर्म बनेगी के वाली, ये प्लस है ए एक्स बी वाई। तो अगर तुम दूसरी टर्म ना भी देखो तो तुम सिमेट्री लॉजिक से अपने आप लिख सकते हो। माइनस तुम सोच सकते हो, मान लो यहाँ पे कुछ नहीं देखा तुमने, तो ए के साथ एक्स आया तो अब क्या आएगा, पहले ए के साथ वाई आएगा, और बी के साथ एक्स आ जाएगा, के क्या। तो ये फॉर्मूला बनता है, इसको फॉर्मूले की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब बोलो रटना पड़ेगा क्या, इसको रटना नहीं पड़ेगा, सिमेट्री है। अगर तुम सिमेट्री इसकी समझ जाओ कि जहां आई कैप आना है उसमें एक्स नहीं आएगा, अब जहां आई कैप आना है उसमें एक्स नहीं आएगा, इसका क्या मतलब है, जहां आई कैप आना है उसमें एक्स नहीं आएगा, इसका क्या मतलब है कि एक रो में तुम्हें एक्स वाई जेड ये तीन मिलेंगे, ये मतलब है। तो जहां आई कैप आएगा उसमें एक्स नहीं आएगा, जहां जे कैप आएगा उसमें वाई नहीं आएगा। तो इस सिमेट्री को अगर तुम पकड़ लो तो आसान है। अब ये जो प्रोसेसिंग है बहुत लंबी पड़ जाती है, टाइम कंज्यूमिंग, तो हम शॉर्टकट लगाते हैं डिटरमिनेंट मेथड, उससे भी रिजल्ट यही आने वाला है। तो शॉर्टकट कैसे लगाना है उसी को, इससे इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व किया करते थे तुम छोटी क्लास में। मैं डिटरमिनेंट बना दूंगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं हमेशा ए क्रॉस बी होगा यहां लिखेंगे आई जे के। अगर कोई कंपोनेंट जीरो है तो उसका मल्टीपल जीरो कर देंगे। हमें पता है ए में आई जे, पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, तो ए के लिए वैल्यू अगर मैं लिखता हूं तो ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। और लॉजिक ये होता है कि अगर मैं लिख रहा हूं आई कैप का मल्टीपल, तो मैं इस कॉलम को छोड़ दूंगा, इस रो को छोड़ दूंगा, इसमें से कुछ भी नहीं दूंगा, बाकी जो बचे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए वाई बी जेड और माइनस का साइन लगाकर ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ऐसे में लिखूंगा। तो ये हो गया। अब अगली स्टेप में जब जे लिख रहा हूं मैं, तो यहां रूल हम ये लगाते हैं कि अल्टरनेट लेते हैं हम, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये प्लस हो चुका तो मैं माइनस लूंगा, और जे कैप का जो मल्टीपल आएगा, जे वाली रो को छोड़ दूंगा और जे वाले कॉलम को छोड़ दूंगा। जे वाली रो को मैंने छोड़ दिया, इसमें से कुछ नहीं, जे वाले कॉलम को छोड़ दिया, इसमें कुछ नहीं। ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। अब अगर तुम इसको कंपेयर कर दो, उल्टा मिलेगा तुमको। उल्टा मिलने का कारण यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस। तो ये सिमेट्री है। यहाँ ये सिमेट्री मिसमैच हो रही थी, एक y z z y z x। देखो यहाँ पे y पहले आ रहा है, z बाद में आ रहा है, x पहले आ रहा है, y बाद में आ रहा है। सिमेट्री चल रही है ना, x y z, तो x पहले आ रहा है, y बाद में, z बाद में। यहाँ मिसमैच हो रहा था, z पहले आ गया था, x बाद में। होना क्या चाहिए था, x पहले, तो वो सिमेट्री यहाँ मैच हो गई डिटरमिनेंट मेथड। हालांकि दोनों सही हैं, पर याद रखने के हिसाब से सिमेट्री मैच हो गई। अब अगली बार वापस से प्लस आएगा, डिटरमिनेंट मेथड में प्लस माइनस प्लस। तो अब की बार जो k कैप का मल्टीपल आना है, k कैप के मल्टीपल के लिए तुम इन दोनों को छोड़ दोगे, k वाले रो को, k वाले कॉलम को, ax by माइनस ay bx, ax by माइनस ay bx, ये करो। इस तरह से। तो इसमें जो एक्चुअल डेटा दे रहते हैं उसमें बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये शॉर्टकट हो गया, फटाक से हो जाता है। तो जब भी तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, यही तरीका इस्तेमाल करो, डिटरमिनेंट मेथड, प्लस माइनस प्लस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
जो भी मल्टीपल है वो वाली रो और वो वाला कॉलम छोड़ दो। अब क्रॉस प्रोडक्ट से हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, एंगल निकाला है और क्या कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट से हम किसी ट्राइंगल का एरिया, किसी पैरेललोग्राम का एरिया सब निकाल सकते हैं। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालोगे। हम ये प्रूव कर सकते हैं कि गिवन टू वेक्टर्स पैरेलल हैं। जब भी तुम्हें प्रूव करना है परपेंडिकुलर है तो तुम क्या यूज करते हो, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दिया तो बोले परपेंडिकुलर है, प्रूव हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कर दोगे तो क्या प्रूव हो जाएगा, पैरेलल। तो अगली प्रॉपर्टी लिखोगे, टू प्रूव दैट two vectors are parallel, to prove that two given vectors are parallel, comma, we have to prove their cross product as 0. We have to prove that their cross product as 0. As sin 0 इक्वल टू sin 180, और दोनों जीरो होते हैं, sin 0 भी जीरो होता है, sin 180 भी जीरो होता है। पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल, दोनों सिचुएशन में ऐसा होगा। तो अगर तुम्हें पता लगाना है गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, तो तुम एक बार डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख लो, वो ज्यादा आसान है। पहले डॉट प्रोडक्ट निकालो, बाद में क्रॉस प्रोडक्ट। एंगल पता करना है तो तुम्हें पता है तुम cos थीटा से भी निकाल सकते हो, sin थीटा से भी निकाल सकते हो, पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना डॉट प्रोडक्ट से ज्यादा लेंथी है। डॉट प्रोडक्ट में 3 टर्म आती है बचती है, बाकी सब जीरो हो जाते हैं, 90 क्रॉस प्रोडक्ट में 6 बचती हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट ज्यादा लेंथी है। तो अगर तुम्हें एंगल निकालना है तो तुम प्रेफरेंस किसको दोगे, डॉट प्रोडक्ट। जब तुम्हें किसी क्वांटिटी को जो कि वेक्टर है, वेक्टर से स्केलर में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें पता है स्क्वायर करने पर, यानी खुद का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ लेने पर वो क्वांटिटी क्या बन जाती है, स्केलर। तो बहुत सारे सवाल इस तरह से सॉल्व हो जाते हैं खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेने वेक्टर्स में। तो ये हमने डायरेक्ट लिखा है, किसी क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट लिखोगे अगली प्रॉपर्टी, इफ sides, adjacent sides कर दो, adjacent sides of a parallelogram are given by, adjacent sides of a parallelogram are given by vector A and vector B। इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं adjacent sides को, comma, then its area will be, इसका एरिया कितना होगा, इट्स एरिया विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट निकलेगा उससे एरिया मिल जाएगा। बता सकते हो कैसे, एक पैरेललोग्राम में 2 ट्राइंगल होते हैं, तो हम ट्राइंगल का एरिया भी लिख सकते हैं और ट्राइंगल से फिर पैरेललोग्राम का रिजल्ट हमें मिल जाता है। तो इसी में लिखोगे आल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल जरूरी नहीं कि राइट एंगल ट्राइंगल हो, कैसा भी, इक्वल टू हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। जिस ट्राइंगल की 2 साइड वेक्टर ए और वेक्टर बी से रिप्रेजेंटेड है। कैसे होता है वो समझा। अगर ये कोई ट्राइंगल है तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पर अगर मैं क्या करूं, उससे पैरेललोग्राम बना दूं, ये मैंने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करके पैरेललोग्राम बना दिया। पैरेललोग्राम अगर मैंने बना दिया तो इधर वाले ट्राइंगल में ये हाइट है, इधर वाले ट्राइंगल में तो इसको हाइट मान सकते हो, यानी दोनों की हाइट सेम है, बेस भी सेम है। ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस
मान लो ये PQ, PQ इज बेस इनटू हाइट, दिस इज हाइट। तो अगर तुम इसको क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर बताना चाहते हो तो एक फैक्टर किसका लाना है, साइन थीटा का। साइन थीटा का फैक्टर आ जाएगा तो बात बन जाएगी। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल थीटा है, क्योंकि थीटा चाहिए ना, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो साइन थीटा है ए क्रॉस बी में, ए भी साइन थीटा। तो अगर ये थीटा है तो हाइट h को मैं q साइन थीटा लिख सकता हूं। q साइन थीटा नहीं, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो मैं हाइट h को लिख सकता हूं b साइन थीटा। तो उस लॉजिक से यानी इसको लिखा जा सकता है हाफ वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाइड बाय b साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, हाफ इंटू a इंटू b साइन थीटा जो इसके बराबर हो गया। और पूरा पैरेललोग्राम लूंगा तो पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल है, उससे उसका एरिया हो गया a क्रॉस b, हाफ का फैक्टर हट गया। तो यहां से रिजल्ट मिलता है। पर कई बार क्या करते हैं, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स नहीं देते तुमको देते डायगोनल, पैरेललोग्राम के डायगोनल दे देते हैं d1 d2। तो क्या तुम एरिया निकाल सकते हो पैरेललोग्राम का अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल दिए हुए? पहले हमें क्या करना होगा, डायगोनल को साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, फिर एरिया निकल पाएगा। जैसे तुम्हें दे दिया वेक्टर a जो है वो 2i कैप प्लस 3j कैप, वेक्टर b दे दिया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। अब तुमसे कहते हैं ये जो पैरेललोग्राम है, मतलब a और b तो मैंने साइड्स बता दी तुमको, साइड्स बता दे तो तुम इससे एरिया निकाल लोगे, a क्रॉस b का मॉडुलस लेके वो हो गया इसका पैरेललोग्राम का एरिया। पर तुम्हें साइड्स नहीं दी, साइड्स के बजाय डायगोनल दे दिए, तो डायगोनल से पहले साइड्स कैसे निकालते हो। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी, इफ diagonals d1 and d2 of a parallelogram are given, diagonals capital D1 vector and capital D2 vectors, vectors दोनों D1 and D2 are given, then its area will be तो तुम पैरेललोग्राम बना लो, ऐसे देखा लो O A B C, सपोज ये इसमें दो डायगोनल दिखा दो, ये डायगोनल है D1 और ये दूसरा डायगोनल D2। जो साइड्स हम मान के चल रहे थे, अब की बार मैं नाम नोमेनक्लेचर चेंज कर रहा हूँ। पहले मैंने ए और बी माना था मैंने, अब मैं मान रहा हूँ पी और क्यू। ये साइड है वेक्टर पी ऐसे, और ये साइड है वेक्टर क्यू जो हमने माना है। पी एंड क्यू इज नॉट गिवन टू अस, पी और क्यू की बजाय क्या दिया हुआ है, D1 और D2। तो अब मुझे D1 और D2 की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा पी और क्यू को। मैं जानता हूं इसका जो एरिया होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस Q। एग्रीड? ये होगा। अब अगर मैं ट्राइंगल लॉ का इस्तेमाल करूं तो मैं लिख सकता हूं इन ट्राइंगल OAB, OA प्लस AB किसके बराबर है, OB के बराबर है। यानी मैं लिख सकता हूं P प्लस Q, क्योंकि AB जो है पैरेलल है उसी के, इक्वल टू D1। सेम लॉजिक से मैं लिख सकता हूं P प्लस D1 इक्वल टू Q। तो P प्लस D1 इक्वल टू Q, सॉरी D2, ये P और ये D2। रेड वाला D2 है, ग्रीन वाला D1 था।
P प्लस डी टू इक्वल टू क्यू लिखा तो D2 कितना आ जाएगा P माइनस क्यू, P प्लस डी टू इक्वल टू क्यू माइनस P आ जाएगा। दूसरे ट्राइंगल में अगर बात करता हूं तो P प्लस डी टू इज इक्वल टू क्यू, सो D2 इक्वल टू P माइनस क्यू, यहाँ लिखा मैं Q माइनस P, तो Q माइनस P, Q माइनस P इक्वल टू D2। और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे D1 D2 के टर्म्स में P और Q निकालना है। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ देता हूं तो P कट गया, 2Q मुझे कितना मिला, 2Q मिला D1 प्लस D2, तो Q कितना मिला D1 प्लस D2 बाय 2। सेम लॉजिक से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ऊपर वाले में से नीचे वाले को, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो मुझे 2P की वैल्यू मिलेगी D1 माइनस D2, यानी P की वैल्यू मिलेगी D1 माइनस D2 अपॉन 2। ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। तो अब तुम लिख सकते हो इस पैरेललोग्राफ का जो एरिया होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ D1 माइनस D2 अपॉन 2 क्रॉस D1 प्लस D2 अपॉन 2, दिस इज द एरिया। जो बात नहीं समझ में आई पूछ, ये फॉर्मूला जो डायरेक्ट याद करना। वेक्टर्स की थ्योरी इतनी जानते हो तो हो गई, थ्योरी खत्म हो गई। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस बचती है कि किस तरह के क्वेश्चंस में वेक्टर्स की एप्लीकेशन हम लगाते हैं, किस तरह के सवाल वेक्टर की नॉलेज से किए जा सकते हैं। सारा एप्लीकेशन पार्ट है जो आगे और पूरा लॉज ऑफ मोशन मतलब पूरा ही चलता ही रहेगा। एप्लीकेशन पार्ट जो है 12th में भी चलता जाएगा, हर जगह एप्लीकेशन है। बेसिक ये है, इतना जानते हो तो फिर अच्छा, फिर और थोड़ा आगे जाना हो तो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, A क्रॉस B क्रॉस C, तीनों क्रॉस भी होते हैं, 2 क्रॉस 1 डॉट भी होता है। तो अगर क्रॉस और डॉट दोनों मौजूद हो तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर बाद में डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वो और आगे की बात हो जाती है जो इस लेवल पे हम टच करने की जरूरत हमें नहीं। दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी खत्म। तो पहले तुम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहोगे वेक्टर्स के, पहले कैलकुलस पढ़ के फिर बाद में जब काइनेमेटिक्स है तब क्वेश्चन सॉल्व करना चाहोगे? पहले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो एक दिन कल और क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर काइनेमेटिक्स चलाएंगे अलग अलग तरह के। इसमें टू क्रॉस अ रिवर, टू होल्ड एन अम्ब्रेला, इस तरह के क्वेश्चन निकालेंगे आज की क्लास।